जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो तक हमने 24 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे करेंगे कि भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आईपीसीएल भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है, तो ये गलत होगा क्योंकि ओएनजीसी जो है तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल के उत्पादन और वितरण कंपनी है ओएनजीसी, तो ये गलत होगा। आरआईएल भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, ये सही है। और एनवाईएसई में एमटीएनएल सूचीबद्ध है। बीएसएनएल भारत में एक प्रथम ऐसा सेवा संस्थान है जिसने एक ही समय में देशव्यापी सेल्यूलर सेवा शुरू की है, तो ऑप्शन जो ए होगा इसमें वो सही होगा। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है कि विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा नहीं है, तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक दोनों ही है, तो इसमें जो पहला होगा वो गलत होगा। बाकी विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत का 9वां स्थान है। विश्व में रेशम का उत्पादन भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का तृतीय स्थान है, अमेरिका और चीन के बाद। वर्ष 2000 और 2001 में निम्न उद्योगों में से किस एक की अधिकतम समृद्धि दर थी, तो इस्पात की। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। एलायंस एयर इंडियन एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक है। जो एलायंस वायुसेना है उसकी स्थापना 1996 में हुई थी। कथन ए भारत प्राकृतिक रबर का निर्यातक नहीं करता। भारत की प्राकृतिक रबर की 97% घरेलू उत्पादन से पूरी होती है, तो ऑप्शन जो बी है वो सही है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए विश्व के साथ आर्थिक समव्यवहार का सुचारू चित्रण करने के लिए व्यापार शेष की तुलना में अदायगी संतुलन बेहतर है। अदायगी संतुलन दोनों दृश्य तथा अदृश्य मदों के विनिमय को सम्मिलित करता है, जबकि व्यापार क्षेत्र ऐसा नहीं करता, तो ए सही है, जिसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। केवल जो दृष्टिगत वस्तुओं को गिना जाता है तो हमें व्यापार संतुलन का पता चलता है, लेकिन जब हम अदृश्य वस्तुओं का व्यापार भी अगर इसमें जोड़ लें तो हमें भुगतान संतुलन का पता चलता है, और भुगतान संतुलन ही देश की असली वास्तविक ताकत के बारे में हमें बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ है, तो सोवियत संघ के सहयोग से नहीं, जर्मनी के सहयोग से हुआ है, तो ये जो होगा गलत होगा। और जो ये इस्पात जो संयंत्र है इसमें एक खाद का कारखाना भी है। इसके अलावा सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंगरोधी स्टेनलेस इस्पात का प्रमुख उत्पादक है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का समानुषंगी है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है, तो इसमें ये सब सही होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमएमटीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना एमएमटीसी ने उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की। एमएमटीसी यानी कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम, उसकी स्थापना 1963 में हुई थी, 1963 में हुई थी, तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें दोनों ही सही है। मध्य पूर्व में शुष्क और अर्धशुष्क देशों द्वारा वस्तुओं के निम्नलिखित सेटों में से कौन सा भारत को निर्यात किया जाता था। फल और ताड़ के तेल, फल और जो नारियल का तेल होता था उसका निर्यात किया जाता था, तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सीमित देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है कि साझेदार 20 से कम होने चाहिए। जो भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 है उसके अनुसार जो सीमित देयता जो वाले साझेदारी है उसमें सदस्यों की जो संख्या है उस पर कोई रोक नहीं है, तो ये गलत होगा। साझेदारी और प्रबंध अलग अलग होने आवश्यक नहीं है। आंतरिक प्रशासन साझेदारी के बीच आपसी सहमति से विनिश्चित किया जा सकता है। यह शाश्वत उत्तराधिकार से परिपूर्ण निगमित निकाय है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है, तो जिंस फ्यूचर्स व्यापार जो होता है वो, तो ऑप्शन बी सही होगा। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की मौजूदा नीतिगत पहल क्या है, तो राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना करना, सिंगल विंडो क्लियरेंस का
लाभ प्रदान करना और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास निधि की स्थापना। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा, तीनों ही सही है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित है? तो सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद। तो ये 4 है। वस्त्र उद्योग नहीं, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। इसके अलावा अगर देखें, सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद। 5वां है कोयला, छठा है विद्युत, फिर क्रूड ऑयल और फिर पेट्रोलियम। तो ये भी है, तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। कोयले के वृत्त सुरक्षित होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता होती है, जिसे आयात करना पड़ता है। जो कोक कोयला होता है वो उच्च गुणवत्ता का होता है। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? तो किसी निर्धारित समय के दौरान, सामान्यतः 1 वर्ष में, किसी देश का समस्त जो आयात और निर्यात का जो लेन देन होता है उसका अभिलेख है। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो वो अगर हम देखें तो ताप शक्ति जो है वो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ताप शक्ति। इसमें जो ताप शक्ति कारखाना होता है उसमें पानी से भाप बनाकर विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। प्रचंड बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से चालू खाते बनाते हैं? तो व्यापार संतुलन और अदृश्यों का जो संतुलन है वो दोनों। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो कोक कार्य यानी कि कोकिंग कोयले की। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 फॉर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो विद्युत उत्पादन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है? तो श्रम ब्यूरो जो होता है वो निकालता है। भारत के पहले राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों को हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में जो मेक इन इंडिया अभियान जो था उसको सफल बनाने के लिए जो प्रथम राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में निर्देशित किया गया है। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। भारत में पूर्व संवेष्टित वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं अंकित करना अनिवार्य है? तो संगठकों की सूची जिसमें संयोजित शामिल है, पोषण विषयक सूचना और शाकाहारी है या मांसाहारी, ये सूचना अंकित करना अनिवार्य है। तो ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाले पर पद आयात आवरण इंपोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है कि यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जाता या किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था और QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें सही होगा। भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया है? तो WTO के अनुपालन के लिए। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन कौन आसियान की मुक्त व्यापार भागीदारों में है? तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और जापान। तो ये है आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। जो आसियान है उसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी और ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान के अलावा दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड जो है उनके साथ भी मुक्त व्यापार भागीदारों में से एक है वो।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। तो ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था, ये सही है। और जो कोयला क्षेत्र का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 2 चरणों में हुआ था। पहला 1971 से 72 में कोककर कोयला कि जो कोकिंग कोयला जो होता है उन खानों का, तथा 1973 में 1973 में अकोककर या नॉन कोकिंग कोयले खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो जो इसमें ऑप्शन ए होगा वही सही होगा। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है कि यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाली पूंजी प्रवाह है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में कि यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। तो ऑप्शन बी सही होगा। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि भारत के माल का जो निर्यात है माल के आयात से कम है। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा हो रहा है। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कि विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिणात्मक निर्बंध निषिद्ध होते हैं और ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है। तो विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश और वैश्विक निक्षेपागार यानी कि डिपॉजिटरी प्राप्तियाँ। तो आज हमने भारतीय उद्योग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र है उससे संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।